36 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था। क्या कभी आपने भी सोचा था कि उत्तर प्रदेश इतनी तेजी से बदलेगा? यूपी इकोनॉमी सर्वे 2025-26 ने एक साफ संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक सबसे बड़ी जनसंख्या वाला ही राज्य नहीं है, बल्कि भारत का ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। एक्सप्रेसवे का जाल हो या फिर करोड़ों का निवेश, नई फैक्ट्रियों से लेकर के नई नौकरियों तक, और साथ ही सरकार के द्वारा रखे गए लक्ष्य $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर। लेकिन सवाल यह भी रह जाता है कि ये आंकड़े कितने मजबूत हैं? युवा, महिला और आमजन को किसको क्या मिल रहा है? साथ ही बात करें परीक्षा के दृष्टिकोण से यूपी इकोनॉमी सर्वे में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे यूपी इकोनॉमी सर्वे 2025-26 का। आप सभी मेरे साथ जुड़िए और वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कैसा है उत्तर प्रदेश के इतिहास का पहला इकोनॉमी सर्वे। आप सभी का स्वागत है आजाद यूपीएससी एकेडमी में। मैं राविंद्र सिंह डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी के इकोनॉमी सर्वे के डिटेल एनालिसिस को। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो प्रस्तुत किया गया इकोनॉमी सर्वे, ये वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के। डिटेल एनालिसिस से पहले यहाँ पे जो बेसिक फैक्ट है यूपी इकोनॉमी किस तरीके से डेवलप हो रही, कहां किस तरीके के डेटा यहाँ पर हमें बताते हैं, उसके बारे में आप सभी को बता देता हूं। देखिए सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है कि लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, यानी जो लीड्स इंडेक्स 2024 है उसमें यूपी जो है लगातार तीसरी बार अचीवर ग्रेड में रहा। उत्कृष्ट लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुरस्कार यहां पर प्राप्त करता है। दूसरी जानकारी यह है कि लखनऊ राज्य राजधानी क्षेत्र यानी एससीआर जो है 26,756 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहां पर यह विकास हो रहा है। जैसे एनसीआर के तर्ज पर यूपी में एससीआर बनाया जा रहा है। कृषि उत्पादन की अगर हम बात करें तो यूपी जो है खाद्यान्न उत्पादन में 737.4 लाख मीट्रिक टन, गन्ना 2,453.5 लाख मीट्रिक टन, केला 71.4 लाख मीट्रिक टन, आलू जो है 245.9 लाख मीट्रिक टन है। आम का उत्पादन देखें तो 61.5 लाख मीट्रिक टन है। अमरूद 11.3 लाख मीट्रिक टन, आंवला 4.5 लाख, मिठा 0.365 लाख जो मीट्रिक टन है। उत्पादन के साथ देश में प्रथम स्थान पे है, यानी इन सभी चीजों में यूपी लगातार देश में सबसे अच्छा करता हुआ आया है। ये डेटा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। दूध उत्पादन की बात करें तो 388.15 लाख टन मीट्रिक टन यहां पे उत्पादन के साथ यूपी जो है दुग्ध उत्पादन में भी देश में पहले स्थान पर आता है। वृक्षारोपण अभियान की बात करते हैं, कहा गया है कि 37.21 लाख करोड़ पौधों का रोपण कर हमने विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को 10.22 करोड़ खाते खोल करके यूपी देश में पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, इसके तहत 21,891 उद्यमियों को 3.79 हजार करोड़ का ऋण देकर के यूपी इस क्षेत्र में भी लगातार नए उद्यमियों को विकसित करने में भी लगातार सरकार के द्वारा एक सपोर्ट आपको यहां पर मिलता दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यूपी में 36.37 लाख एवं शहरों में 17.03 लाख आवास निर्माण करके यूपी इसमें भी पहले स्थान पर रहा। अटल पेंशन योजना की बात करें तो 14.77 लाख सर्वाधिक पंजीकरण कर देश हमने पहले स्थान हासिल किया है। कृषि निवेश अनुदान की बात करें तो डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला पहला राज्य है। वहीं ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में 2017-18 की बात करें से लेकर के 2026 तक 2.74 लाख व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कर हम इसमें भी पहले स्थान पर हैं। ई मार्केट प्लेस की बात करते हैं, जीएम में देखा जाए तो सर्वाधिक सरकारी खरीदारी करने वाला जो प्रथम राज्य बनता है उसमें हम यूपी यानी कि पहला स्टेट है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हमने 1.85 लाख करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर के पहले स्थान पर हासिल करते हैं। ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली उपयोग में देश में प्रथम स्थान पे हैं। कृषि वानिकी को देखें तो कार्बन क्रेडिट किसानों को धनराशि वितरित करने में हम पहले स्थान पर हैं, और साथ ही साथ अयोध्या दीपोत्सव 2025 को में 26.17 लाख दीप जला करके हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। ऐसे डेटा जो कि दिखाते हैं यूपी सिर्फ किसी एक क्षेत्र में नहीं, योजनाओं के क्रियान्वयन में नहीं, उद्योगों को सपोर्ट करने से लेकर के छात्रों और आवासीय से लेकर के किसानों और साथ ही गरीब से लेकर के यहां पर उद्यमियों को सपोर्ट करता हुआ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। यूपी की इकोनॉमी सर्वे में आखिर यूपी क्यों देश का इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन बनने की ओर है, क्योंकि वो कई सारे क्षेत्रों में पहले स्थान पर है और सबसे तेजी से विकसित होते हुए राज्यों में से है। अब चलिए यहां पर बात करते हैं यूपी इकोनॉमी सर्वे के लगभग हर एक पहलू को और समझते हैं आखिर क्या क्या कुछ कहा जाता है यूपी का इकोनॉमी सर्वे। सबसे पहले बात करते हैं राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में। तो यहां पर अगर हम देखें
तो ये कहा गया है कि अर्थव्यवस्था जो है 8 वर्षों में हमने दोगुने से अधिक हमारी अर्थव्यवस्था हो गई है। जो अर्थव्यवस्था 2016-17 में 13.3 लाख करोड़ हुआ करती थी, वो अब देखा जाए तो दोगुना बढ़कर के 2024-25 में हम 30.25 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। इसी तरीके से देखा जाए तो इसमें जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि सहयोग जिसका रहा वो सरकार की पारदर्शी नीतियां, समयबद्ध प्रोत्साहन, SSS यानी सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड पर यहां पर फोकस के कारण हम इस ग्रोथ को यहां पर हासिल करें। यह आप क्रमबद्ध रूप से यहां पे CAGR को 10.8% की यहां पे वृद्धि करता हुआ दिखाई देता है। 2016-17 में 13 था, फिर 14, 16, 17, 16, 20, 22, 26 और 30 यहां पर आप देखते हैं 2024-25 में हमारी ये आर्थिक स्थिति का हालात क्या है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान 2016-17 में जहां 8.6% हुआ करता था, वहीं 2024-25 में बढ़कर के ये 9.1% हो गया है। इसमें भी हमने देखा जाए तो एक ग्रोथ आपको हासिल की है। इसी तरीके से यूपी का प्रति व्यक्ति आय आपको अब यहां पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी जरूरी यहां पर है। देखिए प्रति व्यक्ति आय जो 50 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के रुख को परिवर्तित कर ऐतिहासिक यहां पे बदलाव प्रदर्शित किया गया है। यानी कि 2014-15 में राष्ट्रीय औसत का केवल 50.2% जो रह गई थी, वो 2024-25 में गिरावट के रुख में परिवर्तित करते हुए प्रति व्यक्ति अनुपात बढ़कर के 30.5% हो गया। और इसके बढ़ने की प्रवृत्ति को लेकर के हम यहां पर आश्वस्त हैं। यानी कि लगातार जो है ये पहले 82 था, फिर 61 आता है, फिर 50 आ जाता है, लेकिन 2014-15 से लेकर के 2024-25 एक दशक में अब ये देखा जाए तो एक पॉजिटिविटी हो रही है, जो धीरे धीरे देखा जाए तो ग्रोथ करने की बात करती है। यानी कि यूपी के इकोनॉमी सर्वे में कहा गया प्रति व्यक्ति आय यूपी की जो है बढ़ रही है। डेटा जो कहता है कि यहाँ पे 2016-17 में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 54,564 थी और 8 वर्षों बाद 1,09,844 हो गई है। वहीं 2025-26 के लिए 1,20,000 होने का यहां पर अनुमान भी जताया गया है। तो इसमें भी यहां पर एक ग्रोथ आपको देखने को मिली है। इसके अलावा देखा जाए तो GSDP पर कैपिटा की बात करें, यानी कि प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय सकल घरेलू उत्पादन के दृष्टिकोण से, तो ये आपका 2016-17 में कितना था, 61,142, जो कि बढ़कर के हो गया है 2024-25 में 1,26,304। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करें, यानी कि GSDP की बात करते हैं, तो 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का जो योगदान था वो 25.8%, औद्योगिक क्षेत्र का 27.2% और सेवा क्षेत्र का 47% रहा। तो ये भी ध्यान रखना है कि यूपी की GSDP में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सेवा सेक्टर का है, 47% है। वहीं उद्योग और एग्रीकल्चर की बात करें तो लमसम आपको 25 से 27% दोनों के आस पास स्थिति है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजकोषीय स्थिति को लेकर के इकोनॉमी सर्वे क्या कहता है। इसमें देखिए बजट का आकार 9 वर्षों में दोगुना बढ़ चुका है। जो बात 2016-17 हमारा जो बजट हुआ करता था वो 3,47,000 लाख करोड़ हुआ करता था, जो इस अवधि में देखा 4.86 लाख करोड़ की वृद्धि हुई और ये अब हो चुका है, जो पिछले साल हमारा बजट आया था अब तक का सबसे बड़ा बजट था 8.33 लाख करोड़। और ये देखा जाए तो इसी के समकक्ष पूर्ववर्ती अवधि तक 2008-9 से 2016-17 में यह वृद्धि मात्र 3.4 लाख करोड़ की ही थी। यानी हमने काफी तेजी से यहाँ पे ग्रोथ भी हासिल की है बजट के आधार पर। देखें सार्वजनिक निवेश को भी देखा है तो यूपी में लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पूंजीगत व्यय में दोगुने से अधिक वृद्धि के आंकड़े बताए गए हैं। ये आंकड़े देख सकते हैं, पूंजीगत परिव्यय जो है वित्तीय वर्ष 2016-17 में 69.79 हजार करोड़ के सापेक्ष यहाँ पर 2024-25 में 147.72 करोड़ रहा। इसी तरीके से अगला यहां पर अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का सार्वजनिक ऋण से जीडीपी अनुपात 2016-17 में 29.3 से बढ़कर के 2024-25 में घट कर 28% हो गया। राष्ट्रीय स्तर पे 81.3% है और विश्व औसत पे 92.8% से भी काफी कम है। तो एक तरीके से जो उत्तर प्रदेश का सार्वजनिक ऋण है वो उसमें हम यानी कि उधार लेने की जो प्रवृत्ति हमारे जीडीपी के अनुपात में उसमें हम लगातार कमी लेकर आ रहे हैं और ये स्टेट की ग्रोथ के लिए यहां पर बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश स्वयं का कर राजस्व 2016-17 में 0.86 लाख करोड़ के सापेक्ष 2024-25 में 2.5 गुना बढ़ा और अब यहां पर यूपी का 2.09 लाख करोड़ का यहां पर खुद का कर राजस्व यहां पर वसूल कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर इसमें भी हमने अच्छा किया है। अब चलिए बात करते हैं कृषि सेक्टर को लेकर के, कृषि क्षेत्र में हमने क्या हासिल किया है।
एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो उत्तर प्रदेश कृषि के उत्पादन में हम अग्रणी राज्य हैं। भारत में हम बात करते हैं अग्रणी राज्य, हमने कई सारे डेटा को देखा हम जिसमें हम प्रथम स्थान पर हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं खाद्यान्न, गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला, मेथा उत्पादन राज्य की हिस्सेदारी राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक है। पिछले 8 वर्षों की बात करें तो मत्स्यन में भी 115.5% की वृद्धि हुई है। दुग्ध उत्पादन में 23.6% की वृद्धि हुई है और इनमें हम देश में प्रथम स्थान पे हैं। वहीं अंडा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है तो 167% की वृद्धि हमने यहां पर हासिल की है। सिंचित क्षेत्र को लेकर के भी यहां पर आपको डेटा बताया गया है कि यूपी का जो कुल सिंचित क्षेत्र है 2016-17 के मुकाबले जो 2.16 करोड़ हेक्टेयर था उसमें 27.8% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि 2024-25 में अगर देखा जाए तो 2.76 करोड़ हेक्टेयर की सिंचित क्षेत्र अब यूपी में यहां पर है। तो इसमें भी यहां पर ग्रोथ है, लगभग 60 लाख हेक्टेयर की एक महत्वपूर्ण वृद्धि हमने इसमें हासिल की है। इसके बाद एक सवाल हमेशा रहता है कि फसल सघनता को लेकर के आंकड़े क्या कहते हैं। तो ये कहता है कि 2016-17 में 162.7% थी जो 31% बढ़ी है 2024-25 में और 193.7% हो गई है जो राज्य की सिंचाई विस्तार योजनाओं, फसल बीमा, डिजी क्रॉप सर्वे और कृषि सुधार नीतियों के कारण ऐसा संभव हुआ है। यानी हर एक में अगर हम देखें पिछले 16-17 से 2000 आपका 24-25 की एक तुलना आपको करता हुआ डेटा है, करीब 8 साल का डेटा यहां पर आपको कंपैरिजन में प्रस्तुत किया गया है जो उसमें काफी एक ग्रोथ आपको लगभग हर एक सेक्टर में दिखाई देती है। इसी तरीके से चीनी मिलों को लेकर के भी सरकार का जो कदम यहां पर उठाए गए हैं, कहा गया है कि 956,09,000 टन गन्ने की पेराई करके 92.45 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया है यूपी में। और पिपराइच, मुंडेरवा, रमाला में नई चीनी मिलें भी यूपी के द्वारा सरकार के द्वारा आपको स्थापित की गई हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ 44 से अधिक चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है और 1,25,000 टीसीडी की अतिरिक्त पेराई क्षमता और 10 लाख से अधिक रोजगार सृजन इसमें किए गए हैं। इसी तरीके से बात करें कि गन्ना किसानों की जो यहां पर पेमेंट आपको लेकर होती है तो अब तक गन्ना किसानों को 3.04 लाख करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है। यह भुगतान इसके पूर्व 22 वर्षों में 1995 से 2017 तक 2 लाख करोड़ था, जिसे मात्र यहां पर आपको 8 ही साल में देखा जाए तो आपने 3 लाख करोड़ कर दिया है। तो ये एक बड़ी यहां पे उपलब्धि है, लगभग 90.8 हजार करोड़ अधिक। पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना मूल्य की दरों में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि भी की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसानों की आय को बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार प्रयास करती हैं। यूपी की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन खंडसारी लाइसेंसिंग नीति लाई गई और प्रथम बार 285 नई इकाइयों को लाइसेंस के लिए जारी किया गया है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस योजना में 2018-19 में नवंबर 2025 तक 21 किस्तों में 3.12 करोड़ किसानों को 64,668.58 करोड़ की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे हस्तांतरित किसानों को की गई है। तो एक बड़ी धनराशि जो है लगातार किसानों के सहयोग को लेकर के सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा यूपी में सीड पार्क की स्थापना भी की जा रही है। ये सीड पार्क क्या है, इसको लेकर के सरकार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5 कृषि जलवायु क्षेत्रों में उन्नत सीड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें बीज के प्रसंस्करण होंगे, स्पीड ब्रीडिंग होगी, हाइब्रिड बीज का विकास होगा और इससे बीज आयात पर जो निर्भरता है यूपी की वो यहां पर धीरे धीरे खत्म होगी या कम हो जाएगी। उत्पादकता इसके कारण आपको बढ़ेगी, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि होगी और प्रदेश भारत का प्रमुख बीज उत्पादक केंद्र भी बनने की दिशा में अग्रसर होगा। कृषि क्षेत्र में उन्नयन के साथ उत्तर प्रदेश के लिए सीड पॉलिसी भी यहां पे प्रस्तावित है, जो यूपी में आपको बीज के लिए कहीं और से आयात करने की एक जो निर्भरता है, कहीं ना कहीं आप इसे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ एक यहां पर निर्यातक राज्य के तौर पर बन सकता है। चलिए अब बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र को लेकर के बजट में इकोनॉमी सर्वे में क्या कुछ कहा गया है, क्या आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहले देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण में निवेश बढ़ा है। 2025 तक की बात करें कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करीब 4000 करोड़ के प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान भी किया गया है। इसके अतिरिक्त कई सारे औद्योगिक गलियारे और एक्सप्रेसवे की परियोजनाएं भी चल रही हैं। कारखाने की बात करें तो दोगुने से अधिक यहां पे कारखानों की वृद्धि हुई है।
और इसके लिए प्रदेश में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत 2016-17 में 14,169 कारखाने पंजीकृत थे, जो कि 2025-26 नवंबर तक देखा जाए तो बढ़कर के 30,695 हो गए हैं। और औद्योगिक प्रगति के और निवेश आकर्षण को यह दिखाता है कि किस तरीके से उद्योग भी, जो एक बीमारू स्टेट हुआ करता था, जो गुंडागर्दी वाला राज्य हुआ करता था, जहां उद्योग नहीं लगा करते थे, वहां इतनी तेजी से आपको देखा है तो पंजीकरण आपको उद्योग लगाने के लिए बढ़े हैं। इसके अलावा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण की बात करें, जो नवीन रिपोर्ट आई है, उसके माध्यम से उद्योगों के सकल मूल्य वर्धन में गत वर्ष की तुलना में 25% की यहां पर वृद्धि मिली है और यह दर देश के प्रमुख राज्यों में प्रथम स्थान पर है, बल्कि अखिल भारतीय औसत मूल्य वृद्धि दर जो है 11.9% से दोगुने से भी अधिक है। तो यूपी अगर देखा जाए इस समय जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, इंडस्ट्रियल मार्केट्स की बात करें तो भारत का सबसे तेजी से विकसित होता हुआ और आगे बढ़ता हुआ औद्योगिक यहां पर विकास के वाला एक राज्य है। निर्यात दोगुने से भी अधिक रहा है। यूपी सरकार के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए इकोनॉमी सर्वे में कहा गया है कि 2016-17 में जो प्रदेश का कुल निर्यात था वो 0.84 लाख करोड़ का था, जो 2024-25 में 1.86 लाख करोड़ का हो गया है। 2025-26 में माह नवंबर तक ही 1.13 लाख करोड़ का निर्यात किया जा चुका है और यह वृद्धि राज्य की विनिर्माण क्षमता, नीति आधारित विकास, वैश्विक बाजारों में लगातार प्रवेश और नए यहां पे द्वार खोलने की वजह से यह संभव हो सका है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, उल्लेखनीय सुधार करते हुए भारत सरकार ने जनवरी 2026 में एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में चौथा स्थान, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात के बाद यूपी ने प्राप्त किया है, यानी कि हम चौथे सबसे बेहतर हैं यहां पर उद्योगों एक्सपोर्ट को लेकर के। 2022 में अगर हम बात करें तो यूपी का स्थान 7वां था। इसके अलावा लैंड लॉक्ड राज्यों में उत्तर प्रदेश इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है और यह उपलब्धि राज्य की निर्यात क्षमता और नीतिगत मजबूती की बात करता है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र को देखें, तमिलनाडु को देखें और गुजरात को, ये तीनों ही यहां पर स्टेट जो हैं वो समुद्र के साथ आपको लगे हुए हैं, पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, जिसके माध्यम से इनको फायदा है। लेकिन यूपी जो है एक लैंड लॉक्ड आपका स्टेट है, जिसको यहां पर इस तरीके की सुविधा नहीं है। इसके अलावा निवेश आकर्षण की बात करें तो यूपी अग्रणी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में उत्तर प्रदेश के लिए 2,94,255 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं और जिनमें एआई, रेडी डेटा सेंटर है, फूड प्रोसेसिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी है, वेस्ट टू एनर्जी है, रक्षा निर्माण जैसे यहां पे प्रमुख प्रोजेक्ट्स को लेकर के निवेश समझौते हस्ताक्षरित किए गए हैं। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, इसका 5वां संस्करण आया और इस 5वें संस्करण में देखा है तो उत्तर प्रदेश टॉप परफॉर्मर की कैटेगरी A1 में यहां पर सम्मिलित हो चुका है, जो लगातार उसके बेहतर करते हुए स्थिति को दर्शाता है। वहीं अगर हम बात करें ओडीओपी योजना की, तो इसके तहत स्थानीय उद्योगों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए 2018-19 से दिसंबर 2025 तक के कुल 890.44 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी वितरित की गई है और 3.22 लाख करोड़ से अधिक यहां पे रोजगार भी आपको सृजित किए गए। तो एक बड़ी संख्या में 3.22 लाख रोजगार हैं, 890 करोड़ का यहां पे मार्जिन मनी है। तो एक दिखाता है कि किस तरीके से ओडीओपी प्रोजेक्ट यहां पर कितना सफल रहा है। इसके अतिरिक्त सितंबर 2025 की बात करें तो एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का 3य संस्करण आयोजित हुआ है। 70 देशों के बायर्स ने इसमें भाग लिया है। ओडीओपी उत्पादों की भागीदारी उन्हें अद्वितीय यहां पर वैश्विक अनुभव प्रदान करती रही है। इसके अतिरिक्त कंप्लायंस रिडक्शन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा है, जहां डिजिटल पारदर्शी प्रक्रिया है, निवेश अनुकूल वातावरण है, भूमि से श्रम तक हर चरण में सरलीकृत प्रक्रियाएं लागू की गई हैं, निवेश मित्र के माध्यम से एकीकृत, तेज और भरोसेमंद गवर्नेंस की सुविधाएं हैं। और आपके साथ साथ देखा जाए तो डीरेगुलेशन सुधारों पर भी यहां पर काम किया गया है। इसके अतिरिक्त युवा कौशल को लेकर के बात करें तो इसमें मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का जिक्र ना किया जाए तो फिर बेकार है। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा 2021 में शुरू करके 2024-25 तक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को कुल 918 प्रशिक्षणार्थियों प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां पर इन्हें सफलता प्राप्त हुई है और 2025-26 में प्रदेश के संचालित 163 अभ्युदय केंद्रों में कुल 23,801 अभ्यर्थी यहां पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश खेल क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों भी छू रहा है। 3 स्पोर्ट्स कॉलेज इस समय चल रहे हैं।
मेरठ के सरथना में है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हो रही है। लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सेंटर आपको डेवलप किया जा रहा है, जो खिलाड़ियों के आधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए जरूरी है। और प्रदेश में पहली बार एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत 72 जनपदों में खेलो इंडिया केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। वहीं शिक्षा की बात करें तो यूपी में कुल 38 राज्य विश्वविद्यालय हैं, तो 52 निजी विश्वविद्यालय भी संचालित हो रहे हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर के यहां पर प्रदेश सरकार के इकोनॉमी सर्वे में काफी कुछ कहा गया है। जैसे कि अगर बात करें कि महिला सुरक्षा को लेकर के, सशक्त बनाने को लेकर के जो प्रयास चल रहा है, जीरो टॉलरेंस, यानी कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध को किसी भी दृष्टिकोण से यहां पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसके तहत महिला पुलिस बीट हो गई, व्यापक सीसीटीवी नेटवर्कों की स्थापना करना हो गया, या एंटी रोमियो स्क्वाड की स्थापना करनी होगी। ये सारी चीजें यहाँ पे सार्वजनिक स्थलों पर, कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे सरकार की तरफ से स्टार्ट किए गए हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार को लेकर के, इसमें प्रावधानों में संशोधन करने के लिए एक नियम अधिनियम लाया गया, जिसके माध्यम से अब महिलाएं जो हैं वो चाहे वो औद्योगिक कार्य हो, विशेषकर नाइट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो उन्हें भी समान अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी कि वो रात में भी काम करने को लेकर के उन पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सेवाओं के एकीकरण में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, सहभागिता हासिल करने के दृष्टिकोण से ये अहम रहा। वहीं अगर बात करें जनवरी 2026 तक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके तहत 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। और इसका उद्देश्य क्या रहा है? समान लिंगानुपात स्थापित करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के समान अवसर को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की 2017-18 की से लेकर के 2024-25 तक की अगर हम बात करें तो विवाहों की संख्या लगभग 5 गुना और व्यय लगभग जो है वो 7 गुना बढ़ चुका है। जो डेटा हमें बताता है कि 2025-26 से दिसंबर 2025 तक विवाह और व्यय दोनों अपनी स्वाभाविक गति से यहां पर तेजी से संपन्न हुए कार्यों में वितरित किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें एससी एसटी के उत्थान को लेकर के सरकार ने क्या किया है, पिछड़ा वर्ग को लेकर के क्या किया है, सबसे पहले यहां पर देखा जाए तो छात्र छात्राओं की आवासीय समस्याओं को समाधान है तो प्रदेश में राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों में निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में बालकों के लिए 188 और बालिकाओं के लिए 76 छात्रावास संचालित हो रहे हैं। 2024-25 में कुल 264 छात्रावासों में 2432 छात्र छात्राएं जो हैं शिक्षा के साथ सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं 2024-25 में एससी एसटी और सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के शैक्षिक उत्थान हेतु पूर्व दशम इनाम दशमोत्तर छात्रवृत्ति के तहत 24.69 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभान्वित किए गए हैं या वितरित किया गया है। वहीं बात करें अगर अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर के तो राज्य सरकार के द्वारा पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के तहत 2025-26 में ओबीसी वर्ग के लिए 11 लाख छात्रों को लाभान्वित किया गया है। 2016-17 में लाभार्थियों की संख्या 5.19 लाख हुआ करती थी और इसके अंतर्गत बजट में प्रावधान 3 गुना और लाभार्थियों की संख्या में लगभग 2 गुना वृद्धि हुई है। वहीं 2025-26 की अगर बात करें तो पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति के तहत पिछड़े वर्ग के 27 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है, जो कि 2016-17 में लाभार्थियों की संख्या 13.64 लाख थी। इसके अतिरिक्त अवसंरचना विकास को लेकर के चलिए बात करते हैं। जो भारत के सबसे तेजी से विकसित हो रहे राज्य की रीढ़ है, उत्तर प्रदेश आज भारत का एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है और वर्तमान में 7 एक्सप्रेसवे आपको संचालित हैं, 3 का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है, 12 नए एक्सप्रेसवे भी आपको प्रस्तावित हैं, कुल 22 एक्सप्रेसवे हैं। वाराणसी में देश का प्रथम अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, जो शहरी परिवहन व्यवस्था के एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए बात करते हैं अवसंरचना के इन पहलुओं के बारे में। तो इसमें सबसे पहले देखिए, चाहे वो पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, गंगा एक्सप्रेसवे से महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से यहां पर प्रदेश के विकास को यहां पर सुदृढ़ किया जाएगा। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो है, सबसे विस्तृत सड़क नेटवर्क, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार प्रदेश में की बात करें तो देश में ये दूसरे स्थान पर है। 90 राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश से होकर के अब गुजरते हैं। इसी तरीके से प्रदेश में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वर्तमान में 16 संचालित हो रहे हैं, 12 इसमें घरेलू हैं, जैसे आगरा, बरेली, गोरखपुर, हिंडन, कानपुर, कानपुर सिविल, कानपुर चकेरी, मुरादाबाद, प्रयागराज, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती। साथ ही 4 अंतरराष्ट्रीय हैं, जिसमें अयोध्या, कुशीनगर, वाराणसी और लखनऊ है।
इसके अलावा 8 निर्माणाधीन और प्रस्तावित हैं हवाई अड्डे हैं, जिसमें कुल 24 हवाई अड्डे हो जाते हैं। जेवर में निर्माणाधीन एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है और उसके शुरू होते उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाले पहला यहां पर राज्य बन जाएगा। तो हम बात करें तो हवाई अड्डों को लेकर के, तो यूपी में सारे यहां पर अभी वर्तमान की जो संख्या है वो 16 है, 12 लोकल हैं, 4 आपको देखा है तो इंटरनेशनल है। वहीं अगर बात करें सारे निर्माणाधीन और सभी को मिला लें तो वो 24 हो जाते हैं और 5 यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट आपको है तो ये इसी में आपको 24 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ भी यूपी जो है सबसे तेजी से आपको उड्डयन क्षेत्र में विकसित होने वाला राज्य होगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के एक पहलुओं पर ध्यान दें, जहां सड़क, बिजली और पानी के जलापूर्ति की एक बड़ी समस्या रहती है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि इसमें भी काफी सुधार किया गया है। उत्तर प्रदेश में विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापित जो क्षमता है वर्ष दर लेखनी इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। डेटा कहता है कि 2016-17 के मार्च 2017 में जहां कुल क्षमता 23.66 हजार मेगावाट थी, उसमें 55% यानी कि 13,000 मेगावाट की वृद्धि दर्ज की गई है और दिसंबर तक हम देखें 2025 तक 36.74 हजार मेगावाट हो गई है और इस अवधि में नवीकरणीय ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है, जो 5.53 से 9.8 हजार मेगावाट हो चुकी है। इसी तरीके से बात करें प्रदेश में सौर एनर्जी को लेकर के, तो 23% का सोलर एनर्जी का योगदान है यूपी में एनर्जी सेक्टर में और ये बढ़कर के अब 27% हो चुका है और ये भी देखा जाए तो आने वाले समय में ऊर्जा क्रांति के तौर पर इसे डेवलप किया जा रहा है। चलिए और क्या बताया गया है, देखिए एक चीज यहां पर बताई गई है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत स्कंध के द्वारा 2025-26 में विद्युत उत्पादन वर्ष 2016-17 की तुलना में हमने कितनी वृद्धि हासिल की है, 42.31% की कुल वृद्धि यहां पर हासिल हुई है। इसी अवधि में यह भी बताया गया है कि कुल हमने 47,753 मिलियन यूनिट ताप विद्युत उत्पादन प्राप्त हुआ है। साथ ही निगम की जल विद्युत इकाई ने 31/2025 तक 938.14 मिलियन यूनिट के विरुद्ध 1489.167 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया है, जो लक्ष्य से 58.74% अधिक रहा है। तो चाहे हम वाटर से रिलेटेड आपको रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या फिर आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जैसी चीजें हैं, लगभग हर एक क्षेत्र में सोलर एनर्जी से लेकर के आपको कोल रिलेटेड थर्मल पावर प्लांट हो गए, विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो यूपी की लगातार बढ़ी है। अब बात करते हैं मेट्रो रेल परियोजनाओं को लेकर के। इसमें अगर देखा जाए तो वर्तमान में नोएडा, लखनऊ, कानपुर, आगरा में मेट्रो सेवाएं संचालित हो रही। कितनी जगह पे? यूपी में 4 जगहों पर, जबकि वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और प्रयागराज में नई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। यह पहल प्रदेश के शहरी परिवहन को आधुनिक सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। यानी 4 जगह संचालित है, 4 जगह प्रस्तावित है जहां काम हो रहा है और ये सारी होने पर 8 यूपी के 8 अलग अलग स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ये संचालित होने लगेंगी मेट्रो परियोजनाएं। इसके अलावा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश में क्षेत्र विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल देखने को मिली है। इसके अंतर्गत न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक नमो भारत ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जो आधुनिक परिवहन व्यवस्था को सशक्त बनाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में एक पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सर्वाधिक लंबे हिस्से वाला रेल मार्ग जो है वो स्थित है, जो लगभग 1050 किलोमीटर से अधिक लंबाई का मार्ग है, जो यूपी से होकर के गुजरता है। यह कॉरिडोर लुधियाना यानी पंजाब से होकर के दानकुनी यानी कि पश्चिम बंगाल तक फैला है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1839 किलोमीटर है और इस 1839 किलोमीटर में से 1050 किलोमीटर जो है यूपी से होकर के गुजरता है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं बुंदेलखंड के औद्योगिक गलियारे बीडा के द्वारा क्या काम किया जा रहा है। तो यहां पर देखिए बीडा जो है उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल के तहत इस क्षेत्र में औद्योगिक आर्थिक केंद्र बनाने हैं। तो 2 चरणों में, पहले चरण में 56,662 करोड़ एकड़ भूमि अर्जित की है और इसको 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, 35,298 एकड़ और 22,982 एकड़, जिससे बुंदेलखंड के विकास को यहां पर गति प्रदान की जाएगी। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में नगरीकरण की प्रवृत्ति पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है और कहा गया है कि जहां 2011 में 22.3% था नगरीकरण, वो 2026 में 27.6% हो गया है और 2031 में ये 29.5% हो जाएगा और 2046 में 65.8% तक पहुंचने की यहां पे अनुमान जताया गया है। यानी यूपी जो है तेजी से शहरीकृत यहां पर प्रदेश के तौर पर डेवलप हो रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि राज्य में शहरीकरण को विकास यहां पर तेजी से हो रहा है। अगले 5 वर्षों में हम 100 नई टाउनशिप के सापेक्ष 34 टाउनशिप का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं।
यानी यूपी सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में यूपी में 100 टाउनशिप बनाई जाएं और इसमें से 34 जो टाउनशिप हैं वो ऑलरेडी यहां पर इस पर काम हो रहा है। चलिए बात करेंगे जल परिवहन को लेकर के। तो उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के कुल नौगम्य लंबाई जो है वो 425 किलोमीटर यानी कि 26% की प्रदेश से होकर के गुजरती है और वाराणसी से हल्दिया तक का मार्ग संचालित होता है, जिसे अयोध्या तक बढ़ाने का यहां पे कार्य प्रगति पर है। वाराणसी में भारत का प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है, जो रामनगर, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर टर्मिनल और फ्रेट विलेज परियोजनाएं भी इसमें विकसित होंगी। इससे उल्लेखनीय यह भी है कि भारत के 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से 11 उत्तर प्रदेश में हैं, जो गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, चंबल, टोंस, अस्सी, वरुणा, कर्मनाशा नदियों पर यहां पर आधारित है। सेवा क्षेत्र की बात करते हैं। सेवा सेक्टर में अगर हम देखें, चाहे वो आईटी और आईटीएस सेक्टर की बात करते हैं, इसमें नोएडा आज देश का प्रमुख आईटी हब है और साथ ही अगर हम बात करें लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। कानपुर को देखा जाए तो ड्रोन हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है और इसके माध्यम से यूपी को तकनीकी नवाचार उद्योगों में अग्रणी बनाने पर ज्यादा फोकस है। इसी के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत और नीतियों पर भी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ध्यान दे रही है और देश को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के तौर पर परिवर्तित करने के ऊपर भी फोकस है। बात करें 2024 में करीब 64.91 करोड़ पर्यटक आए थे और 2025 में महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 66.3 करोड़ सहित 156.18 करोड़ यहां पे जनसंख्या जो होती है पर्यटन के दृष्टिकोण से यूपी ट्रैवल करती है, जो 2.4 गुना यहां पे अधिक रही। प्रदेश को सांस्कृतिक टूरिज्म हब बनाया जा रहा है। इसमें वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, आगरा और बौद्ध सर्किट के स्थान को यहां पे प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में हम बात करें दिसंबर 2025 तक कुल 4,49,756 बैंकिंग केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 20,913 बैंक शाखाएं जो हैं, 19,191 एटीएम हैं और 29,880 बीसी सखी और 3,69,772 बैंक मित्र भी यहां पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर के भी डेटा इकोनॉमी सर्वे में बताया गया है कि करीब 10.22 करोड़ खाते जो हैं इसके साथ यहां पर संचालित हो रहे हैं, जिसके कारण हम देश में पहले स्थान पर हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का ऋण जमा अनुपात जो है वो बढ़कर के 60.39 हुआ, जो स्थिरता का एक संकेत देता है कि हम यहां पर स्थिर इकोनॉमी यहां पर सस्टेनेबल है हमारी और ये अच्छी ग्रो करेगी। सामाजिक विकास को लेकर के अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ करके उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें देश में सबसे कम है, 94.65 रुपए प्रति लीटर और इसमें टैक्स जो है वो 19.36% है। इसी प्रकार कुछ छोटे राज्यों को छोड़ करके उत्तर प्रदेश डीजल की कीमतें जो है 27.76 लीटर है, इसमें टैक्स जो है 10.47% है और भारत में सबसे कम है। वहीं यह भी है साथ ही साथ भारत सरकार के ईंधन पर अपेक्षाकृत कम कर लगाती है, जो ईज ऑफ लिविंग को लेकर के यहां पर सहजता लोगों के लिए यहां पर आसान कर देती है। इसके अलावा प्रदेश में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत माह 2026 तक 5.46 लाख करोड़ के अभ्यर्थी आयुष्मान कार्ड यहां पर बांटे गए हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा हैं। इसी तरीके से नियमित टीका कार्यक्रम के अंतर्गत हमने 2024-25 में 100% बच्चों को पूर्ण प्रतिरक्षित किया है। 2025-26 माह सितंबर तक 28.62 लाख लगभग 98% बच्चों को पूर्ण प्रतिरक्षित किया गया है। सरकार के शिक्षा आयामों के तहत विभिन्न प्रयास भी किए गए हैं, जैसे WHEE बॉक्स के द्वारा प्रकाशित इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश में यूपी जो है संख्यात्मक कौशल में 80.12% के साथ हम प्रथम स्थान पर हैं। साथ ही वहीं भविष्य की दिशा के दृष्टिकोण से विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विजन के तहत हमने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, सामाजिक समावेशन, प्रशासनिक पारदर्शिता का निवेश, रोजगार हो गया, सतत विकास पर ध्यान देना है, डिजिटल अर्थव्यवस्था बनानी है, हरित ऊर्जा पर फोकस करना है, पर्यावरण संतुलन को भी प्राथमिकता दी जाएगी, युवाओं के कौशल विकास, स्टार्टअप योजनाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक यहाँ पर क्लस्टर डेवलप होंगे। 26 से 29 जनपदों में 29 परिसरों में 87% भूमि अधिग्रहण हो गया है, औद्योगिक क्लस्टरों का निर्माण इसके लिए यहाँ पर किया जाएगा। तो इस तरीके से यूपी का ये है इकोनॉमी सर्वे।
कैसा लगा आपको इकोनॉमी सर्वे, यूपी की आर्थिक ग्रोथ, किस सेक्टर में किस तरीके का प्रभाव और इससे आप यहां पर कैसे दिखते हैं? आने वाले समय में बहुत ही जल्दी हम डिस्कस करेंगे आने वाला यूपी का बजट, जिसमें क्या कुछ विशेष किस क्षेत्र के लिए क्या-क्या यहां पर घोषणाएं की हैं उसको यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं। आजाद यूपीएससी एकेडमी के यूट्यूब, साथ ही साथ यूपीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर प्रिपरेशन को लेकर के, तो जुड़िए हमारे आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप से, जहां पर हम यूपीसीएस के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के यहां पर आपकी तैयारी कराते हैं और आपके सिलेक्शन के दृष्टिकोण से आपको गाइड किया जाता है। आज के लिए इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट यहां पर सब्जेक्ट के लिए आप लगातार हमें गाइड करिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।